लेकिन उसमें 1 घंटे के अंदर में दूसरा एफिडेविट उनके सर पे पटक दिया मैंने उस दिन। 7 दिनों तक डीएम साहब का ध्यान किधर था? उस एफिडेविट को रिसीव करने के बाद क्या रिसीविंग देना इनको तो ये तक नहीं पता था। ये लोग 2 लोग आपस में 4 लोग इसको उसको आईएएस लोगों को फोन करके फिर क्लियर होके फिर मेरे को हाथ से लिख के रिसीविंग दिए हैं। अभी लोकसभा चुनाव की इतनी तैयारियां को लेकर के, या तो मैं बोलूं 2 पार्टियों की लड़ाई है, एक आईएनडीआईए और दूसरी एनडीए, लेकिन कुछ वैसे भी प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय अपनी चुनाव लड़ते हैं, उतनी बना करके रखे हैं, कई दिनों से वो तैयारियां करते हैं, उनके साथ बहुत सारे सहयोगी होते हैं, बहुत सारे मतदाता गण होते हैं। आज हम उस चर्चा को करेंगे। जहानाबाद जिले से मेरे साथ जो बने हुए हैं वो निर्दलीय चुनाव, अपना निर्दलीय पर्चा आपने भरे थे, लेकिन इनकी पर्चा को क्यों रद्द कर दिया गया, क्या इनकी वजह से? क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे पास आई थी। तो आपका सर परिचय क्या है? अभिषेक दांगी मेरा नाम हुआ जी और मैं यहाँ से निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में अपना पर्चा भरा था मैंने, जी जिसमें कोई कमी नहीं थी, वो सब कुछ सही था। सिमिलर फॉर्मेट पे दूसरे स्टेट्स में हम लोगों ने जिनके लिए मेहनत किया, सब लोग पहले चरण में दूसरे चरण में लोग चुनाव भी लड़ चुके हैं और कहीं पे किसी इलेक्शन कमीशन ने उसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया। लेकिन यहाँ बिहार में कौन सा अलग नियम चल रहा है मेरे को नहीं पता। इस पर्टिकुलर जगह पे अधिकतर लोगों ने हिंदी में अपना पर्चा भरा, मेरा पर्चा अंग्रेजी में था, जो पूरा कंप्यूटराइज फॉर्मेट में सब कुछ लिखा हुआ था। लेकिन उसके बाद भी उसमें वैसे कॉलम को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है जो हमारे ऊपर लागू भी नहीं होता। मैं 27 साल की उम्र में आता हूँ और उस कॉलम को उसमें ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है जो सरकारी आवास से जुड़ा हुआ है, जहाँ बाकायदा नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। उसके कॉलम के राइट साइड में भी लिखा हुआ है नो, लेकिन उनका ज़बरदस्ती उसको करे कि यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए था, यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए था। उसी फॉर्मेट पे मैंने आज भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जिन जिन लोगों के एक्सेप्टेड दूसरे जगहों पे फॉर्म है, 10वीं वैसे आधार भी मैंने निकाला है अपनी लड़ाई के लिए, जिसमें सिमिलर फॉर्मेट है और वो एक्सेप्टेड है, लेकिन यहाँ पे उसको वो कर दिया गया। चंद्रवंशी जी का भी मैंने पर्चा आज वो निकाला, जिस गलती के लिए मेरे को वो पकड़ाया गया था वो 9 तारीख को, उसके लिए कि भाई आपको ये चेकलिस्ट दिया गया, ये सुधारो। वो गलती अभी भी उनके पर्चे में है, लेकिन वो गलती होते हुए भी वो पर्चा उनका एक्सेप्ट हो गया है। तो किस तरह का क्या तानाशाही चल रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इस प्रकार से आपकी गलतियां निकाली जा रही है, तो कहीं ना कहीं डीएम जो हैं वो उन चीज को नहीं देख रहे हैं लेकिन आप निर्दलीय हैं, आपकी सहयोग कम है, तो वो चीज उन्हें दिख रहा होगा। नहीं, आप निर्दलीय हैं लेकिन आप फाइट में सबसे मजबूत दिख रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा सबके पेट में दर्द उठा हुआ है कि भाई एक ये अदना सा लड़का 27 साल की उम्र में पूरे विधानसभा को नाप के, पूरे हर लोकसभा को के क्षेत्र में जितने भी विधानसभा आते हैं 6 को इस कदर से दिन रात ये नापा है, बिना सोचे हुए। हर जगह हर समाज इसके साथ उम्र के साथ आ रहा है। ये शक्ति बल और संख्या बल देख के सब लोग घबराए हुए हैं और ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये चीज़ किया जा रहा है और जिसमें सब लोग लिप्त हैं। मैं सीधा इसमें एसडीएम मेरे सामने आ रहे हैं, कैमरा बंद करवा के सारी घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन, आप भी पत्रकार हैं, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन का फुल निर्देश होता है कि जो भी प्रक्रिया होगी सब कुछ कैमरा से रिकॉर्ड होते रहना चाहिए। लेकिन अधिकारी लोग इशारा करके कैमरा बंद करवा रहे हैं और उसके बाद आपसे बर्बरतापूर्ण तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, आपको धक्का देकर वहाँ से निकाला जा रहा है। एक कैंडिडेट के साथ वैसा व्यवहार किया जा रहा है जो एक आम जनता के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं हो। तो ये किस तरह के तानाशाही चल रही है, मैं इसी का विरोध वहाँ कर रहा था कि भाई आप अगर मेरे को रिजेक्ट भी कर रहे हो तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे को उसका एक पेज जो संलग्न करके कि कहाँ पे कौन सी गलती है, मेरे को एक सिंगल पेज उसमें वो हाईलाइट करके दे दो और साथ में वो मेरे को दे दो, मैं लेके चला जाऊँ। लेकिन वो उनके नियम में नहीं है और बाकी सही को गलत करना उनके नियम में है और जो गलत है उसको सही करके एक्सेप्ट कर लेना उनके नियम में है। तो जो उनके मन में आएगा, एट द एंड वो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनकी इच्छा जो होगी वही एक्सेप्टेबल होगा। और उसके नीचे जितने अधिकारी हैं, एसडीएम से मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मेरे को जवाब देता है मैं एसडीएम हूँ। तो क्या अकर है, क्या चल रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। वो अपना नाम नहीं बताएंगे, बोलेंगे मैं एसडीएम हूँ। एसडीएम तो है लेकिन मेरा वो नौकर है। हाँ, तो वो नाम नहीं बताएंगे अपना कि मेरा नाम क्या है, वो बोलेंगे मैं एसडीएम हूँ। नाम खुद पता कर लो, तो नाम तो पता चल ही जाएगा, विकास कुमार उनका नाम है। उन्होंने मेरे से बदसलूकी की, उन्होंने कैमरा भी मेरे सामने, मैं जब बोला कि कैमरा क्यों बंद किया जा रहा है तो उनको बाकायदा वो सुनिश्चित करना था कैमरा बंद है तो कैमरा चालू हो, तो उन्होंने उसे और बोला कि कैमरा बंद करो और उन्होंने बदतमीजी करके धक्का मुक्की करके, वहाँ मनोज कुमार तिवारी एसआई है, वो उन्होंने धक्का मुक्की किया मेरे साथ जबरन। मैं जब बैठा हुआ था चैम्बर के अंदर तो वहाँ से मेरे को ये नहीं बोला गया कि इसको निकाल के बाहर फेंको, वहाँ से वो जबरन मेरे कमर को पकड़ के, और जैसे ही वो पकड़ा तो 2-3 अधिकारी लग के मेरे को धक्का मुक्की करके, और वहाँ मेरे हाथ में कुछ पहना हुआ था वो सब टूट के वहाँ बिखरा। किसी को कोई मतलब नहीं है कि किसी का चोट लगेगा, हाथ पैर टूटेगा, नहीं है कि इस तरीके से बर्बरतापूर्ण उसको अंजाम दिया गया है। और ये अब मैं मांग करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन
और जितने भी अधिकारी जो लोग इसमें के संज्ञान में जिनके ये मामला आता है वो मांग करें कि अभिषेक दांगे जब अंदर घुसा है उसकी रिकॉर्डिंग होगी, अभिषेक दांगे जब बाहर निकला है तो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ है वो दिखाया जाए और किस हालत में वो निकला है। अगर उनके पास रिकॉर्डिंग अच्छा, मिले सर, तो अपने आप दिख जाएगा, अगर नहीं मिलेगी तो समझ लीजिए कि इसको जानबूझ के किया गया है। अहम जानकारी सर, आपने नॉमिनेशन पर्चा कब भरे थे सर? नॉमिनेशन पर्चा हमारा नॉमिनेशन 7 को ही था, लेकिन पूरी प्रक्रिया हमारी 9 को खत्म हुई। 9 को खत्म हुई, तो 9 के बाद आज 16 तारीख है जी, इतने दिनों तक या तो और 9 को मेरे को बोला गया कि आपसे सुंदर कोई फॉर्म ही नहीं आया है, जी। सब कुछ सही है, 100% कोई इसमें दिक्कत नहीं है जी। और फिर आपके संख्या बल से ऐसा क्या लोगों को डर हो गया कि आपके 14 तारीख को मेरे एक दिन पहले ठीक यहाँ पे दूसरे लोग हैं, पीयूष जी हैं और भी लोग, उन लोगों को स्पेशली बुला बुला के उनकी चीज़ों को सही करा दिया गया। तो अगर हमारे में भी अगर उनको लग रहा था कि ये चीज़ कमी है तो मेरे को ही बुलाया जाना चाहिए था, और वो कमी है ही नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती उसको कमी बना रहे हैं। दूसरे कैंडिडेट उस पर सब जगह लड़ चुके हैं और जहाँ कमी है उसको आप अप्रूव कर रहे हैं। मेरे पास पर्चा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो फाइल दिखाइए। मैं इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास आधार है कि मैं किस बेसिस पे बात कर रहा हूँ। जी, नहीं, क्या कुछ वो ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टीगत वैसे उनके विषयों में जो आपके मतलब नामांकन पर्चा में वैसे संलग्न होकर के वो रिजेक्ट करवा रहे होंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। जिनको आपसे डर होगा, आपकी मुहिम से डर होगा, वो कुछ भी करवा सकते हैं। आप एक निर्दलीय उम्मीदवार हो, निर्दलीय उम्मीदवार होके आप लोगों से फाइट में आ जाओगे तो 10 लोगों को दिक्कत तो होगी। सबसे बड़ी बात होती है कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का मतलब ही होता है मजबूती। हाँ, मैं अगर कहीं ना कहीं अपने बल से जी मजबूत ना हूं, तभी मैं लड़ मेरे रहा पास पार्टी की वैसे मतलब सहयोग है ना, मुझे मतलब कोई भी वैसा सहयोग किया, मुझे जनता की सहयोग मिली है। क्योंकि निर्दलीय वही चुनाव लड़ता है जिसके पास जनता खड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्या लगता है कि जो डीएम जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है? डीएम पे जो भी वैसे मतलब चाहे तो डीएम को मैंने बार बार बोला कि मैम आप इसको रीथिंक करो, आप और लोगों से इस पे क्लियर हो लो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने उनको बकायदा मेरे फ़ोन में वो फॉर्मेट्स थे जो अप्रूव्ड लोगों के, मैंने उनको दिखाया है कि सिमिलर फॉर्मेट में ये फॉर्म एक्सेप्टेड है, आप किस बेसिस पे इसको रिजेक्ट कर रहे हो। तो उनका भी मनमाना वहाँ चल रहा था कि जो डिसीजन होगा मेरा होगा अंततः। तो ये क्या तरीका होता है? तो फिर आप अपने हिसाब से ये चीज़ें चला लो, चुनाव कराने का मतलब ही नहीं है। सीधे घोषित कर दो कि ये कैंडिडेट जीत गया। तो क्या नामांकन पर्चा आपकी रिजेक्ट कर दी गई है? अभी उस पर कुछ अभी तो उस समय के हिसाब से तो रिजेक्ट किया गया, मेरे को रिसीविंग भी नहीं मिला। रिसीविंग वो भी मिल रहा था मेरे को, तो ऐसे हाथ से लिख के उस पे मिल रहा था जिसको मेरे को डाउट था कि सही तरीके से मेरे को रिसीविंग मिले। और जहाँ पे गलती है, एटलीस्ट मेरे को अगर कल को कंप्लेन भी करना है, किसी भी जगह मेरे को एसीआई ही जाना है या कोर्ट जाना है, तो मेरे पास आधार तो मिले जिस बेसिस पे मैं बात कर पाऊँ कि इस चीज़ में कहाँ गलती है मेरे को बताया जाए। तो आधार ही नहीं मेरे को दिया जा रहा था। वो बोला था ये मेरे उसमें नहीं आता है, आप अपना डाउनलोड कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये क्या तरीका है? वो तो मेरे पास उसकी फोटोकॉपी पड़ी, मेरे को डाउनलोड क्या करना है? तो आज क्या लगता है, आज जैसे ही आपने चलिए डीएम के पास वैसे अपनी बातों को लेकर के आए हैं, क्या कुछ लगता कल मैं पूरे टाइम समझ लीजिए कि डीएम ऑफिस बैठा रहा, सुबह से शाम हो गया, किसी को मतलब नहीं। शाम को वहाँ से डीएम मैडम मेरे सामने से निकली है, नज़र मोड़ के वहाँ से निकल गई हैं। उसके बाद मैं ऑब्जर्वर से यहाँ मिलने आया हूँ, मेरे को ऑब्जर्वर से मिलने नहीं दिया गया। वही डीएम वापस यहाँ गेट पे आके खड़ा, वही एसडीएम यहाँ वापस गेट पे खड़ा होकर अपना अकड़ दिखा रहा है, वो मेरे को मिलने नहीं दे रहा। मेरे को यहाँ तक डाउट हुआ कि शायद मेरे बात को अंदर ऑब्जर्वर तक पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है। फिर मेरे पास ऑब्जर्वर साहब का नंबर अवेलेबल हुआ, मैंने उनको पर्सनली फ़ोन किया। आज सुबह मेरे को टाइम मिला, मैं अभी पहुँचा हूँ उनसे मिलने के लिए और उनसे मुलाकात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या और जो भी बात होगी वो क्या? और अभी भी मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तो मेरे को मैं 10-5 मिनट आगे पीछे हुआ है। मैं जैसे ही अंदर घुसने वाला था तब तक मैं देख रहा हूँ उनकी गाड़ी निकल रही है। मैंने उनको कॉल किया तो बोल रहे थोड़ी देर आगे पीछे वापस से टाइम मिल पाएगा, अभी मीटिंग है एक। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि जानबूझ के किया जा रहा है या क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं ऑब्जर्वर साहब से वेट कर रहा हूँ कि ठीक है सर, मेरे को आगे पीछे एक और टाइम दे सकते हैं, उसको दीजिए किसी भी तरीके से। आयोग को बात करने का प्रयास किया, वो सब अभी प्रक्रिया के अधीन। अभी यहाँ से मेरे को क्लियर हो जाए कि ये फुल्ली रिजेक्ट है तो उसके बाद ही मैं आगे की प्रक्रिया में जाऊँ। मेरे को अभी तक तो रिसीविंग भी मेरे को नहीं मिला है तरीके से। नहीं तो फिर मैंने रिसीविंग एक्सेप्टेंस मेरे तो फिर कहीं ना कहीं फिर आप चुनाव का समय भी निकल जाए आपको, तो मतलब ये तो जानबूझ के किया जा रहा है ना कि टाइम कटता रहे किसी भी तरीके से। और लास्ट दिन आपको वैसे पर्चा थमा दिया जाएगा क्योंकि फिर दिक्कत होगी, फिर आप ना कुछ कर पाएंगे ना। हाँ, ये जानबूझ के रणनीति के तहत किया जा रहा है। तो फिर क्या लगता है, मतलब आज जिस पर्चे के साथ आपने जुड़े हुए हैं, जिस वैसे लड़ाई के साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ आज निर्णय लिया जाएगा? मेरी कोशिश तो बिल्कुल है, मैं उसमें कोई कमी नहीं है। ऑब्जर्वर साहब अगर उसको सही से समझेंगे, मिलान करेंगे तो उनको वो भी पाएंगे कि हाँ कोई गलती नहीं। इसको ज़बरदस्ती पॉइंट आउट किया जा रहा है कि जिस बंदे को 27 साल की उम्र में सरकारी आवास नहीं मिल सकता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है, कोई कमी नहीं है वहाँ पे। बस जबरन कहा जा रहा है कि नहीं यहाँ नहीं, यहीं क्यों नहीं भरा गया। तो भाई जहाँ उसका कॉलम है भरने का मैं वहाँ भरूंगा, आप जहाँ बोलोगे वहाँ क्यों भरूंगा?
बाकी सारे फॉर्म भरे हुए गलत है, आप जो बोलोगे वही सही है, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं तो ठीक है, आपने 7 तारीख को जब नॉमिनेशन फॉर्म को डाले तो मतलब इतने दिन मतलब क्या कुछ कर रहे थे? जब उसमें यस नो का बकायदा कॉलम बना हुआ है तो उस कॉलम में यस नो भरूंगा ना मैं, उसमें बोला हुआ है कि यहाँ टिक मारना है तो वहां टिक मारूंगा मैं। सारी बात सही है वो बोल रहे नहीं, जहां पे लिखा है उसी के बगल में नो लिखिए, मैं क्यों वहां नो लिखूं जब 7 दिनों तक डीएम साहब का ध्यान किधर था? वही मैं बोल रहा हूँ, इनका काम रिजेक्ट करना नहीं है ना, इनका काम है कि अगर किसी कैंडिडेट से कोई कमी हो गई, कोई गलती हो गई है तो 9 तारीख को उसने जब एक्सेप्ट किया तो 9 से 14 तारीख तक में 5 दिन समय था। 5 दिन समय में हमारे पर्चे में कोई कमी रह गई थी तो हमें बुलाना चाहिए था कि आपके पर्चे में ये चीज़ 19-20 है, आप यहाँ पे इसको कर लो, वापस री दे दो। जैसे पहले दिन मेरे को चेकलिस्ट पकड़ा दिया गया, वो जहाँ उस दिन भी गलती नहीं थी, उस दिन भी उसको ज़बरदस्ती पॉइंट आउट किया गया और उसको एक चेकलिस्ट पकड़ा दिया गया कि इस चेकलिस्ट के आधार पर कल को रिजेक्ट कर सके, लेकिन उसमें 1 घंटे के अंदर में दूसरा एफिडेविट उनके सर पे पटक दिया मैंने उस दिन। और वो उस समय जब मैं एफिडेविट पटका तो इनके पास उस एफिडेविट को रिसीव करने के बाद क्या रिसीविंग देना इनको तो ये तक नहीं पता था। ये लोग 2 लोग आपस में 4 लोग इसको उसको आईएएस लोगों को फोन करके फिर क्लियर होके फिर मेरे को हाथ से लिख के रिसीविंग दिए हैं। तो फिर आपका चुनाव भी निकल जाएगा। चुनाव में तो फॉर्मेट होता है ना, कोई तरीका होता है, प्रिंट आउट होके स्टैंप लग के मिलेगा, हाथ से लिख के साइन करके दे दिए, कल को वो भी ना मानो कि मेरा साइन नहीं है, तुमने खुद लिख लिया हो। ये भी हो सकता है। तो उसी तरीके से कल भी हो रहा था। मैं बोला भाई प्रक्रिया जो मेरे को सही से दीजिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इस बेसिस पे मैं लड़ भी पाऊंगा कि नहीं लड़ पाऊंगा आगे, इसको कोई आगे मानेगा भी कि नहीं मानेगा। जहां पे आप रिजेक्ट कर रहे हो उस पेज की एक कॉपी संलग्न करके मेरे को दीजिए कि इस जगह पे ये चीज गलती है, इसको मैं ऑब्जेक्टिफाई करके रिजेक्ट कर रहा हूँ। आप बस लिख दोगे कि खंड ये का वो अधूरा, क्या अधूरा वहां पे कैसे पता चलेगा? वो तो आप पूरा फॉर्म ही अधूरा लिख दो। तो आपका आज का अगला कदम क्या होगा सर? क्या कुछ करने वाले हैं आज? जो अगला कदम आप सब कुछ बता के मैं थोड़ी करूंगा, वो हमारी रणनीति के तहत जो होगा, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट होगा वो मैं करूंगा, लेकिन संघर्ष छूटेगा नहीं। और हम लोग दिन रात मेहनत किए हैं, आज नहीं मैं 2019 से मेहनत कर रहा हूँ, जब मेरा चुनाव लड़ने का उम्र नहीं था। सब तरफ ये लोग मेरे समर्थन में है और इसी से सबको दिक्कत है कि भाई इस एक अदना सा लड़का हम सब इतने बड़े बड़े उठा पटक लोगों को कैसे मैदान में रगड़ने के मोड में चल रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये चीज तो हम बात को समझ रहे हैं सर कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी को दिक्कत होगी, पार्टी के दबाव हो सकता है डीएम के। अगला कदम अगर आप मेरे से पूछे, अगर मेरा पर्चा एक्सेप्ट होता है तब भी और नहीं एक्सेप्ट होता है तब भी, इन चीज़ों के बर्बरता तरीके से मैं पूरे 243 सीटों पे अगले बार खुद लड़ूं ना लड़ूं, कैंडिडेट लड़ाऊंगा और मैं देखता हूं कितना पर्चा ये लोग रिजेक्ट करते हैं 243 सीटों पर।